मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य वचन। हमारी श्रृंखला एक मुलाकात के तहत आज हमने यहाँ इनवाइट किया है, सादर दावत दी है हमारे खसूसी मेहमान आर के भट्ट साहब को, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुझारू व्यक्ति हैं। इन्होंने गठन किया एक संस्था का, सामाजिक संस्था का, यूथ ऑफ इंडिया कश्मीरी समाज। संस्था के बारे में और इनके जीवन के बारे में और इन्होंने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं हमसे, अपनी संस्था से और खुद से, आइए इनसे बात करते हैं। भट्ट साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप दिखने में युवा लग रहे हैं, तो आपने जो संगठन बनाया है, सामाजिक संगठन, उसका नाम भी आपने रखा है यूथ ऑफ इंडिया कश्मीरी समाज। उसके आप प्रेसिडेंट हैं और भी बहुत से आपने काम किए समाज के उत्थान के लिए। भट्ट साहब, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरे समाज के लिए अनुकूल हो? देखिए, इस कार्य में जो मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो मैं बड़ा ही इन्फ्लुएंस हुआ हूँ पद्मश्री पापाजी जैन कोल साहब से, क्योंकि वे एक बहुत बड़ी एनजीओ चलाते थे इंडिया में, जिसका नाम है SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया जी। तो मैंने उनके साथ, मुझे काफ़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उनके साथ जन्म में काफ़ी समय बिताया, चाइल्डहुड से लेके काफ़ी यंग तक, क्योंकि मैं भी पहले फरीदाबाद दिल्ली में रहता था और वहाँ मैंने उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, उनके आसपास रहा, क्योंकि उनके अंदर इस अपने कम्युनिटी का बहुत बड़ा जज्बा था। कई सारे नौजवान जो स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट के बाद, पढ़ाई करने के बाद कहीं पे भी सेटल अपने आप को नहीं कर पाते थे, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी पंडित कम्युनिटी के लिए आलमोस्ट क्लोज थी। तो वही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोल के काफ़ी सारे भाई लड़के लड़कियों को फरीदाबाद बुलाया, दिल्ली बुलाया और उनको डिफरेंट अच्छे प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट करने की कोशिश की। और वही एक मेरा भी रीज़न हुआ उनके साथ जुड़ने का। और उस टाइम वो ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रधान भी थे दिल्ली में। और जब हम भी फिर ट्रेनिंग्स वगैरह कंप्लीट करके जॉब्स स्टार्ट करने लगे, तो मुझे याद है मैंने अपने नौजवानों के साथ पहली सैलरी का कुछ हिस्सा तैयार करके पापा जी के चरणों में डाला। मैंने कहा, आप ही एक मंत्र है जिसकी वजह से हम दिल्ली और बाकी शहरों में आए। और उनका बड़प्पन ऑलवेज था। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये और निकाल के उसमें जोड़ के मुझे वापस दिया और ये कहा कि आप एक अपनी संस्था क्रिएट करिए, नौजवानों को आगे बढ़ना है और उनको आगे बढ़ने के लिए आप ऑलवेज हमारे ऊपर डिपेंडेंट न बनिए, इंडिपेंडेंट एक ग्रुप क्रिएट करिए, जिसका नाम फिर यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज पड़ा। तो यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के 22 साल का जो सफ़र रहा, इन प्रेजेंस ऑफ पापा जी जैन कोल साहब और इन हिज एब्सेंस, आज तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमें इस बात का फ़ख्र है कि 22 साल में हमने उस प्रेरणा को लेके समाज में जो हमसे संभव हो पाया, खासकर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हम कर चुके हैं, वो हम कर रहे हैं। और आगे भी पापा जी से ये कमिटमेंट करते हैं कि जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से आपने इस ग्रुप को बनाया, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको वहाँ या हमें यहाँ कहीं पे भी अपने ऊपर खैर बने। बिल्कुल ठीक। फिर आपने ये ग्रुप बनाया, एक संस्था बनाई, क्या करते हैं आप लोग? देखिए, यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का जो पहले स्टार्टिंग से स्लोगन रहा, वो रहा सर्वाइवल फर्स्ट। सर्वाइवल फर्स्ट कि जब हम डिस्प्लेस हुए, कश्मीर वैली से खदेड़े गए, निकाले गए, तो हमारे पास रोज़गार का कोई भी ज़रिया नहीं था। अगर हम अपना इतिहास भी देखेंगे, कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट में कम से कम एक परिवार में एक एम्प्लॉय होता था, जो अपने परिवार के साथ साथ आसपास अड़ोस पड़ोसी लोगों को भी चलाता था, एक ईमानदारी की नौकरी करके। और वो उसी को सर्वाइवल कहते थे। हम बिजनेस माइंडेड लोग नहीं थे, बिजनेस में हम बिलीव नहीं करते थे, हम रिस्क फैक्टर में जाते नहीं थे।
तो इन चीज़ों की वजह से जो वो रोज़गार हमारे घर में एक फैमिली मेंबर को होता था, और फैमिली भी बड़ी होती थी, 5 6 7 8 10 लोगों की, और वो एक ईमान की रोटी कमा के पूरे परिवार को चलाते थे। तो हमने इसी स्लोगन को पहले पकड़ा, सर्वाइवल फर्स्ट। सर्वाइवल फर्स्ट। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट की सेक्टर की बात करें। और मुझे इस बात की खुशी है कहने में कि यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज एक ज़रिया बना कि कम से कम हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग स्तर पर रोज़गार मिला, गवर्नमेंट में भी मिला और गवर्नमेंट के बाहर भी मिला। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, कैसे करते हैं आप? हाउ यू मैनेज, हाउ यू अप्रोच द एजेंसीज? स्टार्टिंग में हमारा प्राइवेट सेक्टर पे फोकस था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकारें उस टाइम की हमें मौका नहीं मिलता था कि हम स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करें। पहला हमारे ऊपर ये अन्याय होता था कि आप कश्मीर के रहने वाले हो, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स को बिलोंग करते हो, आपको हम जम्मू या देश के किसी कोने में रोज़गार नहीं दे सकते, वही जाना है। लेकिन तब इतना तूफ़ान जो कश्मीर का था, हमारे ऊपर एक डायरेक्ट जो एक अटैक्स ऑलरेडी हुआ करते थे, तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनता था कश्मीर जाए और वहाँ रोज़गार ज्वाइन करे। और दूसरा वो कहने की बात थी, जब देने की बारी आती थी तो कश्मीरी पंडित को अलग किया जाता था। लेकिन तब भी हमने दिल्ली में एक अपना एक सेल खोली थी। उस सेल का नाम था सर्वाइवल फर्स्ट। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज एक सेल चलाते थे सर्वाइवल फर्स्ट के नाम से, जिसमें हम कॉरपोरेट सेक्टर के बड़े बड़े सीईओज वगैरह से मिलते थे और उनसे ये रिक्वेस्ट करते थे कि पंडित कम्युनिटी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो जिसके काबिल होगा आप अपनी कंपनीज में उनको रोज़गार दे दीजिए, वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं आप उनको आगे बढ़ाइए। और उस वजह से हमारी सक्सेस हुई। तब जैन कोल की मेहरबानी इसमें भी रही, MK काल साहब के साथ मैंने काम किया, उनकी भी मेहरबानी रही, पंडित गौतम कोल साहब की मेहरबानी रही। CISF में आपने देखा बहुत सारे पंडित लोग लगे थे, तब वो DG साहब थे CISF में। और ऐसे ही शिबंदूदा बहुत सारे लोग, LC कोल साहब, बहुत सारे फरीदाबाद दिल्ली के लोग थे, जिन्होंने हमारी इस प्रेरणा, हमारी इस बात को समझने की कोशिश की, और हज़ारों की तादाद में लोगों को दिल्ली और NCR में कम से कम जॉब्स मिले और वो लोग वहाँ पे सेटल हुए। और उसके बाद फिर तरीके थोड़े थोड़े बदल गए, समय भी बदला, तरीके भी बदले। बट सर, बात करें PM पैकेज की, उसको चलाने में, उसके साथ लोगों को जोड़ने में आपकी संस्था का कोई रोल रहा हो तो बताइएगा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। एम्प्लॉयमेंट पैकेज पे यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने बहुत काम किया। मैं तो इतना भी क्लेम कर रहा हूँ कि वो श्रेय इस संस्था को जरूर जाता है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2008 में जम्मू कश्मीर में आके अखनूर ब्रिज का इनॉग्रेट करते समय इस पैकेज की घोषणा की। आपकी मुराद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से है? जी जी जी। तो उन्होंने उस टाइम ये अनाउंसमेंट किया कि हम रिटर्न रिहेबिलिटेशन पैकेज 9 कंपोनेंट्स की देंगे, और 9 कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट इम्पॉर्टेंटली जो था वो एम्प्लॉयमेंट का था, 6000। क्योंकि हमारी संस्था का तो मानना ही था सर्वाइवल फर्स्ट, तो हमने उसको पकड़ा। जो बाकी उसके कंपोनेंट्स थे वो फेल हो गए मिजरेबली, दैट गवर्नमेंट, कि वो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने कहा 7.5 लाख रुपए हम आपको घर बनाने के लिए देंगे, बाद में कहा 20 देंगे। तो बात पैसे की या घर बनाने की नहीं थी, हालातों की भी थी। तो हमने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे। लेकिन एम्प्लॉयमेंट का जब हमने हाँ किया, इतने में एक प्रधानमंत्री का दौरा श्रीनगर के लिए था, वो श्रीनगर आए थे, तो हम पहले ही गए धरना करने के लिए। क्योंकि यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने पिछले 15 साल 18 साल पहले कश्मीर वैली के अंदर लाल चौक में धरना किए, अपना हक मांगने के लिए, अपनी ज़मीन पर क्लेम करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि जब प्रधानमंत्री श्रीनगर आए, उसमें यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज को इनवाइट किया गया था SKICC के अंदर, और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई नौकरी आप कह रहे हो, अगर हम नौकरी देंगे क्या पंडित कश्मीर आएगा? हमें डाउट लग रहा है, क्योंकि उनको स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा गया था कि ये पंडित लोग कह रहे हैं हम कश्मीर आएंगे, ये कभी नहीं आएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सेटल हो गए, बाहर पनप रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में चल गए, इकोनॉमिकल लीडर्स बन गए, सो शायद ये नहीं आएंगे। तो मैंने कहा साहब हम आएंगे और ज़रूर आएंगे, आप इसकी शुरुआत करिए। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया हमारी प्रेजेंस में
तब के जो चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको आदेश दिया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर आप रिपोर्ट भेज दीजिए कि पहले आप एक कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करिए, रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट को। तो हमें कहा गया कि लोग जाएंगे। मैंने कहा हाँ। हमने कम्युनिटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सर्वे किया। उस सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि भैया अगर ये जॉब श्रीनगर में मिलता है गवर्नमेंट में, क्या आप जाओगे? मेरे पास आज की डेट में भी रिटन कंसेंट पड़ी है। रिटन कंसेंट? यस, मेरे पास है। और उस फॉर्म को हमने निकाला, फॉर्म पे लोगों ने हाँ भरी। 99% कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने नीचे लिखा अगर मेरे को श्रीनगर में जॉब मिलता है कश्मीर में, मैं ज़रूर जाऊंगा। लड़कियां भी थे और लड़के भी थे। ऊपर अपनी फ़ोटो लगाई, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स हमें दिए और नीचे हस्ताक्षर करके हमें पकड़ा दिए। हमने वो डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद बहुत बड़ा एक कन्वेंशन बुलाया। कन्वेंशन में लीडर साहिबान भी सारे थे और ये फैसला उधर रिजॉल्व किया गया कि नौकरी मिले हम कश्मीर जाएंगे। लेकिन जब हमने इसके ऊपर ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट के पास रखा कि लोग तैयार है जाने के लिए, हमारे पास रिटन कंसेंट है, आज भी पड़े हैं, ये मैं आसमान में बातें नहीं कर रहा हूं। मुझे उस टाइम मैंडेट दिया कश्मीरी पंडित नौजवानों के ने कि आप कश्मीर जाने की बात करिए, हम ज़रूर आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो हम आगे बढ़े, वो डाटा गवर्नमेंट को दिया। फिर गवर्नमेंट ने अपना डाटा भी कलेक्ट किया थ्रू रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और 6000 जॉब्स में पहले बैच में जो 1500 गए, आप यकीन नहीं मानेंगे 18,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 18,000 जो फर्स्ट फेज में अप्लाई किए और 1500 जॉब्स पहले बैच में चले गए थे। और उसके बाद कम से कम पता लगा कि 30,000 लोग कश्मीर जाने के लिए तैयार थे। क्योंकि फ्रंट किसी को लेना था जो हमने लिया, और उस फ्रंट को लेने के बाद कुछ संस्थाएं हमारी पंडितों के अंदर थी जो ये कहा और ये फीलिंग देते हैं दुनिया भर में लोगों को कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव पंडितों के हैं वही लोग हैं। और उनको उस दिन चैलेंज किया आम लोगों ने कि भैया हम कश्मीर जाएंगे, आप कह रहे मत जाओ, क्यों नहीं जाएंगे? उसमें हमें तकलीफ उठानी पड़ी। उसमें हमें काफ़ी, इवन यहाँ तक के लोगों के लीडरों ने कहा बहुत सारे पार्टीज़ में कि इनके साथ बाइकाट करो। इन्होंने हमारी डिमांड्स ख़त्म की। इन्होंने कश्मीर में जो जेनोसाइड पंडितों के साथ हुआ उसको नज़रअंदाज किया। ये जॉब्स नहीं चाहिए थे, ये कश्मीर नहीं जाना था, ये इनको मारने के लिए भेज रहे, वहाँ लोग मरेंगे, ऐसी भावनाएं हुई। लेकिन ये हमने घर से शुरू किया। मेरा परिवार भी आज की डेट में कश्मीर में है। मैंने घर से ये शुरू किया, मेरे वर्कर्स ने घर से शुरू किया। और एंड ऑफ द डे अगर हम 12 साल में देखें तो आज की डेट में तकरीबन 5,700 लोग कश्मीर में उस पैकेज के अंडर रोजगार कर रहे हैं। और ये उन लोगों को भी सीखना चाहिए कि आम लोगों ने आपकी लीडरशिप और आपके स्लोगन्स को यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। बट साहब, कई प्रश्न उठते हैं। एक उनमें से ये है, बात हुई लीडरशिप की। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर साहिबान हैं, माननीय हैं। वो किस बिना पे लीडर बने? उनको किसी ने बनाया या वो स्वयं भू लीडर खुद को उन्हें घोषित किया? और उनकी फॉलोइंग है या खाली सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में? ऐसे देखिए, ये सबसे बड़ा, मैंने आपको कहा हमारी संस्था का भी क्योंकि क्षमा चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ। जिस कौम का कोई सरबराह ना हो, कोई लीडर ना हो, इन ट्रू सेंस ना हो, उस कौम का शायद ही कुछ हो। तो क्या आपको लगता है कि हमारे जो ये लीडर हैं, जो फ्रंट पे हैं, क्या वो उसी रास्ते से चल के उस मकाम तक पहुंचे हैं या वो स्वयंभू हैं? देखिए, मैं समझता हूँ 2 चीज़ें होती हैं जी। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है, पहले लीडरशिप की क्वालिटीज़ डिस्कस होनी चाहिए थी जो हमारे समाज में कभी नहीं हुई। जो आए बने लीडर, चल पड़े। यहाँ तकरीबन कम्युनिटी ने किसी को लीडर नहीं बनाया। और मैं अपने आप से भी ये सवाल करता हूँ, ये मैं कई लोगों के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप होती है कि यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी देखेंगे, आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को कहते हैं जिनका कम से कम 11 लोगों का एक एग्जीक्यूटिव टीम होगा, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होगी, जिनके बैलेंस शीट होंगे, वो ऑडिटेड होंगे, जिनका एक फॉलोइंग होगा, जिनका एक मेंबरशिप ड्राइव होगा।
क्या हमारी कम्युनिटी में किसके पास है ये? आपका कहना है कि नहीं है? नहीं है। यहाँ यही होता है, 2-3 लोग आए, स्कूटर पे बैठे, पीछे एक, सामने एक, प्रेस नोट के लेटर हेड पे छपाया, प्रेस में चले गए, दोबारा निकला, सवेरे एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। यहाँ की लीडरशिप यही तक रही। मैं कहता हूँ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी आज भी जिंदा है, जिन्होंने ये छोटा मोटा काम किया। लेकिन अगर ये एक पैटर्न पे बनता, एक सिस्टम के आधार पे होता, आज बहुत बड़ा दायरा हमने कवर किया होता है। मैं हर एक को आपके चैनल के माध्यम से एक्नॉलेज करता हूं कि आपने किया। और अगर आपने किया, क्या ये समय नहीं आ गया 35 साल में हम अपनी कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करें? कम्युनिटी का एक, देखिए, मैं फ्यूचर जनरेशन को कम्युनिटी में एक्टिविज्म में आने के लिए कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई दायरा तो चाहिए क्रॉस करने के लिए। एक सिंगर जब सिंगिंग करता है तो उसके साथ भी 4 लोग आगे सामने बैठे होते हैं, कोई रबाब बजा रहा, कोई तुमखनर बजाता है, कोई हारमोनियम पे है, तभी जाके वो अपनी आवाज तक लोगों तक पहुंचाते हैं। वो अकेले नहीं कह सकते। हमारी कम्युनिटी में जो सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि हम सब, मैं भी उसमें जिम्मेदार अपने आप को मानता हूं, हम समाज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने में नाकाम रहे। और मैं कहता हूं अभी भी कुछ नहीं हुआ। हमें कम्युनिटी को एक दिशा देने के लिए वन पार्टी वन लीडरशिप का ड्रीम जो लोगों के अंदर है, हम उसकी दिशा में बढ़ना चाहिए। हम जो नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने यहां तक कि, देखिए, बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए 7 समंदर पार से लेके कश्मीर तक, अल्टीमेटली उनका यही क्लेम होता कि अगर पंडितों की कोई बात करता है मैं करता हूं। खैर खा सिर्फ मैं ही हूं। हर कोई यही कहता है। जी जी। मैं इस दायरे से अपने आप को बाहर मानता हूं। मैं नहीं कहता हूं मैं हूं, मेरे अंदर भी 1000 कमियां हैं, लेकिन मेरे अंदर एक कमी नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, आप डेमोक्रेटिक पैटर्न पे बाहर निकलिए, कम्युनिटी के अंदर एक इलेक्शन करवाइए और आम लोगों को कहिए 7 समंदर पार से लेके कश्मीर तक अपना वोट डाले। जिसको वो चुन के कम्युनिटी में लाएंगे वही हमारा नेता होगा। मैं नहीं चाहता हूं अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर अपने आप को कहे। हमें सब पॉलिटिकल पार्टीज, हर लोग यही कहते हैं कि भैया आपका एक लीडर नहीं है, आपकी एक पार्टी नहीं है। अभी मोदी जी का बहुत बड़ा हम सम्मान करते हैं, मोदी जी का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आखिरी आपने हिस्टोरिकल डिसीजन 2 ले लिए। एक, श्री राम जी का आपने अपना घर दे दिया उनको वापस, राम मंदिर बनाया, और आप उसके लिए मुबारक के पात्र हैं। आपने कम्युनिटी को हिस्टोरिकल पार्लियामेंट में डिसीजन करवा के 2 असेंबली में सीटें दी। किसको दी? आगे बढ़ साहब, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। 2 सीटें उन्होंने रखी हैं, चाहे वो असेंबली में हो या पार्लियामेंट में, कहीं भी। इसमें एक डिबेट का एक वो है, एक माहौल बना हुआ है। क्या जो भी सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे या मनोनीत होंगे? मैं वही आपसे कह रहा हूं। और बेहतर क्या है? क्या निर्वाचित होना ज़्यादा सही नहीं है? जैसे आपने कहा कि हमें विद इन कम्युनिटी एक इलेक्शन करवाना चाहिए, एक कॉन्सिस्टेंस होनी चाहिए कि भाई हम किसको मानते हैं। देखिए, तो इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी तक हकीकत ये है, जितने भी पॉलिटिक्स में पंडितों में आए और जिस भी पार्टी ने जिसको भी चुना, अपनी मर्जी से लिया। पंडितों ने कभी नहीं कहा ये हमारा है। और रीज़न क्या हुआ? एंड ऑफ द डे ना वो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जस्टिस कर पाया, ना अपनी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि उसको ग्रास रूट पे मैंडेट नहीं होता है। ग्रास रूट पे मैंडेट जब आपके पास आएगा, वो पॉलिटिकल पार्टी भी कल आपसे डरेगी कि भैया इसके पीछे समाज खड़ा है, यहाँ कोई जाता है, मुझे कोई चुन के ले ले, नॉमिनेट करके लेंगे, मैं क्यों कल आपकी बात सुनूं? आपने मुझे भेजा क्या? नहीं। क्या कम्युनिटी से मैं चुन के आया जो मैं आपके बात करूं और आपके लिए वो होता हूं? यहां बनते सब कम्युनिटी के नाम पे है, करते कुछ और है, किसी और के लिए करते हैं, किसी और पार्टी के लिए करते हैं। लिहाजा हम इस बात के लिए अनुरोध करते हैं आज की सरकार से भी, दिल्ली से लेके कश्मीर तक, कि आप ने जो 2 सीटें रिजर्व की, पहले तो ये असेंबलीज रिजर्व होनी चाहिए थी, जहां पंडित 10 लोग उठते, 100 उठते,
उसमें कोई एतराज़ नहीं है डेमोक्रेसी में।